अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास बच्चे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ एंजाइम्स। इस चैप्टर में और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स हैं क्या, उनके कुछ की फैक्टर्स, कुछ की कंपोनेंट्स वो क्या हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लर्न करेंगे आज के इस लेक्चर में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजाइम्स क्या हैं। सो डेफिनेशन आ जाती है एंजाइम्स की। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्हाट आर एंजाइम्स या व्हाट इज फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Enzymes are the most important group of proteins which are biologically active. They tremendously increase the efficiency of a biochemical reaction and are specific for each type of reaction. अब यहाँ पर उन्होंने तीन बातें कह दी। पहली बात तो ये कही कि एंजाइम्स जो होते हैं दे आर प्रोटीन्स इन नेचर। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, मतलब कि वो प्रोटीन से बने होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं नेचर में। सेकेंड बात तो उन्होंने ये कह दी कि दे ट्रिमेंडसली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। वो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देते हैं। और थर्ड कहा एंड आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन, कि हर एंजाइम एक ख़ास रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है, वो उसके अलावा किसी दूसरे रिएक्शन को नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अब इस सारे में हमने देखना है कि एंजाइम्स क्या हैं। तो एंजाइम्स को समझने के लिए जो एक बेहतरीन एंजाइम की एग्जांपल हम ले सकते हैं अपनी कॉमन लाइफ से, वो हम लोग ट्रांसपोर्ट से ले सकते हैं। बसेस, कार्स वगैरह जो हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास क्या हैं, एंजाइम्स हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी बंदे ने लाहौर से इस्लामाबाद जाना हो और अगर उसने पैदल जाना हो तो उसको बहुत ज़्यादा घंटे में भी 1 दिन 2 दिन लग जाए। लेकिन अगर वो वही डिस्टेंस बाय बस या बाय कार करेगा तो वो डिस्टेंस सिर्फ 2 घंटे में, 3 या 4 घंटे में कवर हो जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस सेम रहा, काम सेम था, लेकिन बस ने उस काम को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से जो एंजाइम्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। ठीक हो गया। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि वो किस तरह से इंक्रीज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को। सेकेंड हमने कहा एंड आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखिए हमारे पास अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, वी हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे बस, कार, साइकिल, इवन ट्रक या कंटेनर्स या फिर हमारे पास ट्रॉलास, ये सब सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट में। अब देखिए हम लोग कंटेनर्स को इस्तेमाल करते हैं सामान को ट्रांसफ़र करने के लिए, या ट्रॉलास को इस्तेमाल करते हैं हम लोग गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बस को इस्तेमाल करते हैं हम लोग पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करने के लिए। इसी तरह से कार को इस्तेमाल करते हैं हम लोग पैसेंजर्स को या इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या ले आने के लिए। तो अब देखें, अगर मैं कहूँ कि कार के ऊपर मैं एक बड़ी गाड़ी को रख के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दूं तो ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि कार स्पेसिफिक है किसके लिए, इंसानों के लिए। वो इंसानों के लिए डिज़ाइन की गई, तो उसमें सिर्फ इंसान ही बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, सो ये बात है कि जैसे हमारी गाड़ियाँ स्पेसिफिक हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, इसी तरह से जो एंजाइम्स होते हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं। वो भी हर एंजाइम एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करता है, उसके अलावा वो दूसरे केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज नहीं कर सकता। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विदाउट दीज एंजाइम्स द रिएक्शन वुड प्रोसीड एट अ वेरी स्लो स्पीड मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल। कि इन एंजाइम्स के बगैर उन्होंने कहा रिएक्शंस की स्पीड इतनी ज़्यादा स्लो हो जाती है कि हमारी जो लाइफ है दैट वुड बी इम्पॉसिबल। दैट इज़ वेरी सिंपल। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी हुई है ट्रांसपोर्ट की, अगर हम उसी एग्जाम्पल को कंसिडर करें, सपोज एक पर्सन है, एक्सीडेंट हो गया है और उसको डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है कि आप उसको बहावल नगर से शिफ्ट कर दें लाहौर। ठीक है, आप एम्बुलेंस के जरिए उसको बहावल नगर से लाहौर शिफ्ट करेंगे, आपको मे बी 4 या 5 घंटे लगे, आप लाहौर शिफ्ट करके उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाएंगे और वो बंदा बच सकता है, सरवाइव कर सकता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप वो एम्बुलेंस मतलब उस कैटलिस्ट को यूज़ ना करें और आप पैदल उस पेशेंट को बहावल नगर से लाहौर लेके जाएं, तो डेफिनेट सी बात है वो पेशेंट रास्ते में ही कहीं ना कहीं उसकी डेथ हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे अंदर एंजाइम्स होते हैं वो हमारे केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं। अगर वो ना हो तो वो केमिकल रिएक्शंस इतने ज़्यादा स्लो हो जाते हैं कि हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते, हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। तो इस पैराग्राफ
में हमने एंजाइम्स की डेफिनेशन और उसके फंक्शंस को थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट आर एंजाइम्स एंड व्हाट इज देयर फंक्शन, तो आप यहाँ पर ये लिखोगे। ये पूरा पैराग्राफ और पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पेयरिंग में आ जाए तो एक अलग बात है, अगर नहीं हो तो ज़्यादातर इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और ख़ासतौर पर आज के लेक्चर में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हेडिंग क्या आ जाती है, कॉम्पोजिशन, के हाउ एंजाइम्स आर कंपोज्ड, व्हाट आर देयर कंपोनेंट्स, व्हाट इज देयर कॉम्पोजिशन। तो आप क्या बताओगे, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जॉइंड टुगेदर एंड coiled upon themselves to form a globular structure. In the second chapter, in the last chapter that we have discussed, हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो किससे मिलकर बनती हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि एंजाइम्स जो होते हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर, तो इसका मतलब कि वो किससे मिलकर बने हुए हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर लंबी चेन्स पेप्टाइड्स बनाते हैं और फिर वो चेन्स एक दूसरे के ऊपर कॉइल अप होकर एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेती हैं। The catalytic activity is restricted to a small portion of the structure known as active site. So this is definition of active site. आपसे ये डिफरेंट डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। जैसे नेक्स्ट हमने डेफिनेशन करनी है सबस्ट्रेट की, तो आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट, या ये पूछा जा सकता है डिफाइन एक्टिव साइट। तो आप ये बताओगे कि इसकी जो एक पर्टिकुलर पोर्शन है वो ही असल में केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं जी। अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखें, सो दिस वन इज होल एंजाइम, ठीक है, लेकिन ये पूरे का पूरा एंजाइम, ये वाली साइड इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, सिर्फ ये जो आपको यहाँ पर कटिंग एज नज़र आ रहे हैं ये ही यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। आप देख सकते हो ये ऊपर आपको पर्पल कलर में सबस्ट्रेट नज़र आ रहा है, तो सबस्ट्रेट आके सिर्फ इसी साइट में अटैच होगा और इसी साइट के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो वो साइट जो कि सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, जो कि केमिकल रिएक्शन में असल में पार्टिसिपेट कर रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं, ठीक है। वो क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होती है तो इसलिए आप याद रख सकते हैं कि उस साइट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं द रिएक्टेंट कॉल्ड सबस्ट्रेट इज अटैच्ड टू द एक्टिव साइट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ फ्यू अमाइनो एसिड्स व्हाइल रेस्ट ऑफ द बल्क ऑफ द अमाइनो एसिड्स मेंटेन्स द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। अब उन्होंने कहा कि जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। तो सबस्ट्रेट आकर उन्होंने कहा एक्टिव साइट पर ही अटैच होता है और एक्टिव साइट में जो थोड़े से अमाइनो एसिड्स होते हैं ये सिर्फ उन्हीं अमाइनो एसिड्स के साथ इंटरेक्ट करता है, बाकी जितने भी बल्क ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते डायरेक्टली, ठीक है, वो डायरेक्टली सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते। तो सबस्ट्रेट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो वो रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है रिएक्शन में उसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है। सो दिस वन इज कोफैक्टर। अब क्या कह रहे हैं, सम एंजाइम्स कंसिस्ट सोली ऑफ प्रोटीन्स, अदर्स आल्सो हैव अ नॉन प्रोटीन पार्ट नोन एज कोफैक्टर। कि कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स में एक छोटा सा पार्ट नॉन प्रोटीन होता है नेचर में। यहाँ पर आपने ये बहुत ध्यान से याद रखना है कि ये पार्ट कौन सा होता है, नेचर में ये नॉन प्रोटीन होता है। सो इस नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। अगर आप यहाँ पर ये डायग्राम देखो तो ये ब्लू में आपको पूरे का पूरा क्या नज़र आ रहा है, एंजाइम नज़र आ रहा है। उसके बाद ये जो आपको इसका साइट नज़र आ रही है, दिस साइट इज एक्टिव साइट। अब यहाँ पर आपको ये जो रेड कलर में एक छोटा सा कंपोनेंट नज़र आ रहा है, दिस वन इज कोफैक्टर। याद रखिएगा कोफैक्टर यहाँ आकर अटैच होगा, उसी सूरत में ये एंजाइम एक्टिव होगा, अदरवाइज ये एंजाइम इनएक्टिव होगा, ये एंजाइम अपना काम नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विच इज़ असेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम, के कोफैक्टर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। The cofactor usually act as bridge between the enzyme and its substrate. Often it contributes directly to the chemical reactions which bring about catalysis. अब क्या कह रहे हैं कि ये जो कोफैक्टर होता है वो ब्रिज के तौर पर काम करता है किस किस के दरमियान में, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में।
मतलब ये, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक आपने गुजरना है कहीं से, दरमियान में नहर आ गई है, आप तो उस नहर को क्रॉस नहीं कर सकते तब तक जब तक कि उसके ऊपर कोई ब्रिज हो। अगर उसके ऊपर ब्रिज होगा तो आप इजीली उसको क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी जो एंजाइम है, समझ लें वो हमारे पास एक नहर है, उसको सबस्ट्रेट तब तक क्रॉस नहीं कर सकता जब तक कि उसके ऊपर कौन सा ब्रिज ना आ जाए, कोफैक्टर का ब्रिज ना आ जाए। अगर आप स्ट्रक्चर देखें सबस्ट्रेट का, तो ये आपको ये वाली उसकी कटिंग एज या साइड नज़र आ रही होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी वजह से यहाँ कोई डायरेक्टली अटैच नहीं हो सकता। यहाँ से प्रॉपरली अटैच होने के लिए ज़रूरी है कि ये कोफैक्टर यहाँ पर अटैच हो। तो पहले ये कोफैक्टर यहाँ पर अटैच होगा, ये ब्रिज बनेगा, फिर आके सबस्ट्रेट यहाँ पर अटैच होगा और फिर कैटालिसिस होगी, केमिकल रिएक्शन कैटालाइज होगा। तो इस तरह से ये कोफैक्टर ब्रिज के तौर पर काम करता है बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। उसके बाद क्या कह रहे हैं, sometimes the cofactor provides a source of chemical energy helping to drive reactions which would otherwise be difficult or impossible। कि ये जो कोफैक्टर्स होते हैं ये बाज़ औक़ात केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से जो रिएक्शन होता है वो प्रोसीड हो जाता है, वो कैटेलाइज हो जाता है, अदरवाइज वो रिएक्शन डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल होगा। यहाँ पर बच्चे आप कोफैक्टर को बिल्कुल इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया हुआ है आपको कि कोफैक्टर किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है। और पीछे हम एंजाइम की एग्जांपल ले रहे थे बस, तो जैसे बस को चलाने के लिए उसमें फ्यूल डालना ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए उसमें कोफैक्टर होना ज़रूरी है। जैसे फ्यूल बस को चलने के लिए एनर्जी देता है, तो सम टाइम इसी तरह से जो कोफैक्टर होता है वो केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो रिएक्शन इजीली हो जाता है। Some enzymes use metal ions as cofactors like magnesium, iron, copper and zinc ions etc. ठीक है, कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो कोफैक्टर के तौर पर इन मेटल आयंस को इस्तेमाल करते हैं और कुछ इसके अलावा वाइटामिन्स को भी इस्तेमाल करते हैं। ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन कोफैक्टर एंड गिव एट लीस्ट 2 or 3 or 4 एग्जांपल्स ऑफ कोफैक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती डेफिनेशन आ जाती है किसकी, एक्टिवेटर की। अब क्या कह रहे हैं, द डिटैचेबल कोफैक्टर इज नोन एज एक्टिवेटर इफ इट इज एन इनऑर्गेनिक आयन। अब एक्टिवेटर की डेफिनेशन में 2 चीज़ें आपने लाजमी ऐड करनी, अदरवाइज डेफिनेशन गलत कंसीडर की जाएगी। पहला कि ये डिटैचेबल कोफैक्टर होना चाहिए, मतलब कि ये वहाँ से डिटैच हो सके, उसके साथ परमानेंटली अटैच ना हो। दूसरा, इफ़ इट इज़ एन इनऑर्गेनिक आयन। इनऑर्गेनिक आयंस कौन से होते हैं, वो आयंस जिनमें कार्बन नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस कहते हैं। जैसे कि अगर आप ऊपर ये चारों के चारों आयंस देखो तो दीज ऑल आर इनऑर्गेनिक आयंस। सो अगर इनऑर्गेनिक आयन है और वो डिटैचेबल कोफैक्टर है तो उस केस में उस कोफैक्टर को हम किसका नाम देंगे, एक्टिवेटर का नाम देंगे।